नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम BA भाग 3 के हिंदी के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से जो भाषा की विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भाषा की सारी विशेषताओं का आपको परिचय देंगे। बाद में एक एक विशेषताओं का हम संक्षेप में स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले भाषा की प्रवृत्तियां, उसे प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। पहली विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा परंपरागत होती है। भाषा का एक सामाजिक स्तर होता है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा भी होती है। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर ही अग्रसर होती है। अगली विशेषता है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। अगली विशेषता है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। और अंतिम विशेषता है प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। यह 14 विशेषताएं भाषा की है। अब प्रत्येक विशेषता का संक्षेप में हम स्पष्टीकरण करेंगे। पहली विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक इस शब्द का ही अर्थ है पिता से प्राप्त। जैसे आपको पता है परंपरा से पिता की संपत्ति पर बच्चे का या बेटे का अधिकार होता है। अतः अनेक बातें उसे परंपरा से मिलती है। उसी प्रकार पिता की जो भाषा है वही भाषा बच्चा बोलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, परंतु यह गलत है। कारण भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कारण भाषा एक ऐसी भाषा होती है कि जो अनुकरण से प्राप्त होती है। जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में इंसान रहता है वही की भाषा वह आसानी से बोल सकता है। इस पर अनेक प्रयोग हो गए हैं और उससे यह सिद्ध किया है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। लखनऊ के एक अस्पताल में एक 12 साल के बच्चे को लाया गया था और वह बच्चा उस वक्त कुछ भी बोल नहीं पाता था। खोज करने पर पता चला कि उस लड़के को छोटी अवस्था में भेड़िया उठाकर ले गया था। अतः वह लड़का उसी प्रकार की ध्वनियां करता है जिस प्रकार भेड़िया ध्वनि करते हैं। अर्थात भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जन करना यानी उसका अध्ययन करना, उसका स्वीकार करना या उसे सीखना। और यह अर्जन यानी अनुकरण, यह अर्जन होता है अनुकरण से। अर्जन होता है अनुकरण से। जैसे कि ऊपर बताया वह बालक भेड़ियों की बोली बोलता था। और भेड़ियों की बोली क्यों बोलता है? क्योंकि उसने उन भेड़ियों की बोलियों का अनुकरण किया। इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है। अगर बच्चे को जिस वातावरण में, समझ लीजिए महाराष्ट्रियन एक बच्चा है, उसे इंग्लैंड के वातावरण में रखा जाए तो वह हिंदी न बोल पाएगा, न मराठी बोल पाएगा, न समझ पाएगा, तो वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकता है, क्योंकि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है, भाषा का विकास समाज में होता है, भाषा का अर्जन समाज से ही होता है और उसका प्रयोग समाज में ही होता है। इसलिए भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। किसी एक व्यक्ति की वह अमानत या मालमत्ता नहीं होती, वह समाज की होती है और समाज में ही उसका विकास, उसका ह्रास होता है। भाषा का अर्जन हम अनुकरण द्वारा करते हैं। अरस्तु के नियम के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है अनुकरण। मनुष्य जो भी बातें सीखता है अनुकरण से सीखता है और भाषा सीखने में भी मनुष्य उसी का ही प्रयोग करता है।
जैसे कि छोटा बालक अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने समाज के अनेक लोगों को देखता है, सुनता है और उनसे देख सुनकर उस भाषा का वह अर्जन करता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर माँ दूध को दूध कहेगी, वो बच्चा दूध को दूध ही कहता है। यानी माता पिता के द्वारा जो शब्द उच्चारित होते हैं बचपन में, उसी का अनुकरण कर बच्चा भाषा सीखता है। और इस प्रकार यह भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है और धीरे धीरे वह शुद्ध बोलने का प्रयास करता है, अध्ययन के बाद या शिक्षा के बाद। अगली विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा का स्थायी रूप नहीं है, वह हमेशा परिवर्तित होती है। जैसे भाषा बहता नीर ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार वह बहती गंगा के समान होती है। उसी प्रकार वह जिस प्रकार पानी जैसे जैसे बहता जाता है, उसी प्रकार भाषा भी बहती रहती है, परिवर्तित होती रहती है और उसका निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ एक वेदकालीन उदाहरण दिया गया है। ऐसे अनेक शब्द है, वह बदल गए हैं, वेद काल में थे वह आज नहीं है। वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ देव था, तो आज असुर शब्द का अर्थ राक्षस का वाचक बन गया है। अर्थात परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार उन बोलियों के शब्दों का भी अर्थ परिवर्तित होता है और यह परिवर्तन दो आधार पर होता है, शारीरिक और मानसिक। इसी कारण भाषा में परिवर्तन होता है और भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, परिवर्तनशील होती इसका अर्थ भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। जैसे कबीर जी ने कहा है, भाषा बहता नीर। इसी प्रवाह के कारण भाषा अपने प्राचीन शब्दों को छोड़ती है और नए शब्दों को ग्रहण करते आगे बढ़ती है। या एक भाषा जब दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो उस भाषा के शब्द भी वो ग्रहण करती है। अपवाद संस्कृत भाषा है, वह व्याकरण में पाणिनि ने उसे इतना आबद्ध कर दिया कि वह भाषा परिवर्तित नहीं हुई। और जो भाषा परिवर्तित नहीं होती, नीर के समान नहीं बहती, वह मृत हो जाती है और वह अस्थिर हो जाती है, उसमें स्थिरता आती है। इसीलिए भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। और यह भाषा का परिवर्तनशील होना, उसका अंतिम रूप न होना, उसका जीवंतता का प्रमाण है। भाषा परंपरागत होती है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा परंपरा से मनुष्य को प्राप्त होती है, वो वंश परंपरा से अग्रसर होती है। संस्कृत भाषा की सहस्त्रों काल की यह परंपरा आपको पता है। जैसे हमने आपको बताया था, हमेशा बताते हैं कि किस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई है। पहले संस्कृत, बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी हिंदी भाषा की जो निर्मित है, उत्पत्ति हुई है, वह संस्कृत से हुई है। लेकिन वह संस्कृत, पाली, प्राकृत यानी उसकी एक परंपरा है। इस परंपरा को लेकर हिंदी का विकास हो गया, इसलिए भाषा को अपनी एक परंपरा होती है। भाषा का एक सामाजिक स्तर होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक सामाजिक स्तर होता है और आज भाषा के अनेक सामाजिक स्तर निर्माण हो गए हैं। शिक्षा पर आधारित होते हैं, विचार के आधार पर होते हैं, मनुष्य की मानसिकता पर आधारित होते हैं। या यूं कहेंगे सीधे साधे शब्द में, अगर हम सरल शब्द में आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक समान विचार आते हैं तो इंसान की दोस्ती बनती है। उसी प्रकार भाषा के भी यह वर्ग या यह स्तर निर्माण होते हैं। ये स्तर ऐसे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, व्यापारी, वकील, मजदूर आदि विभिन्न वर्ग समाज में आज निर्माण हो गए। और यह क्यों निर्माण हुए, उनका मानसिक स्तर अलग है। प्रत्येक इंसान का मानसिक स्तर अलग होने के कारण उसकी भाषा अलग होती है, उसका उच्चारण अलग होता है, उसे व्यक्त करने की पद्धति अलग होती है। इसलिए उसी प्रकार उस भाषा का सामाजिक स्तर निर्माण होता है। ऐसे भाषा के सामाजिक स्तर निर्माण होते हैं। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा यानी उसका एक अपना इतिहास है। प्रत्येक भाषा का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास के अनुसार उस भाषा का प्रारंभ या उस भाषा का विकास हमें समझ में आता है। यानी वो प्रारंभिक किस रूप में थी, बाद में उसका रूप कैसे बदल गया। तो प्रत्येक भाषा का अपने एक इतिहास है, इसीलिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार हो गया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आर्य भाषाओं से लेकर
आज हिंदी का अपना एक विकसित रूप हो गया है। संस्कृत का अपना इतिहास है, पाली का अपना इतिहास है, प्राकृत का अपना इतिहास है। प्रत्येक भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी जिस प्रकार 4 कोस पर पानी बदलता है, उसी प्रकार 8 कोस पर पानी बदलती है, वाणी बदलती है। और इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक भूखंड की भाषा विशिष्ट होती है, अलग होती है। उसका उच्चारण पद्धति है, उसकी सारी बातें अलग होती है और उसी भूखंड के अनुसार वहाँ की भाषा कहलाती है। जैसे बंगाल की भाषा बंगाली, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, पंजाब की भाषा पंजाबी। ऐसे पाश्चात्य देशों में भी अंग्रेजी, रूसी, चीनी, उनकी अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता से सरलता की ओर, यानी पहले भाषा का रूप आपको कठिन दिखाई देता था, अब भाषा आसान हो गई है। उसके जो व्याकरण के नियम हैं या उसे व्यक्त करने की जो पद्धतियां हैं, उसमें थोड़ा आसान बातें आ गई हैं। या इंसान हमेशा आसान बातें स्वीकार करता है, कठिनता से हमेशा सरलता की ओर ही जाता है। ये इंसान का एक स्वाभाविक गुण धर्म है। इंसान को सरलता प्रिय होती है, इसीलिए भाषा को वह सरल आसानी से बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जैसे सत्येंद्र को सत्येंद्र कहना, सतेंद्र कहना, सतिंदर कहना, सतेज कहना, ये सारी बातें आसानता का उदाहरण है। उपाध्याय का जा हो गया है, मुखोपाध्याय का मुखर्जी हो गया है, यह सरलता का उदाहरण है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर। यानी भाषा का पहला रूप स्थूल था, आज सूक्ष्म हो गया है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें उसमें आपको दिखाई देती है। इसका मतलब है कि भाषा के व्याकरण के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रियापद अलग अलग हो गए हैं। उसके विभक्ति प्रत्यय अलग अलग हो गए हैं। प्रत्येक का अपना स्थान, एक विशिष्ट स्थान बन गया है। इसलिए भाषा पहले स्थूल थी। जैसे रामहा गच्छति, ऐसा कहा जाता है, गच्छति जाता है, एक साथ था, आज राम जाता है। इस प्रकार हम लिखते हैं। भाषा सूक्ष्मता की ओर जाती है, बारीकाइयां उसमें आ रही है। पहले उसमें स्थूलता थी, एक ऊपरी उसका या एक साथ उसका रूप था, आज अलग अलग होकर भाषा आसान हो गई है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले भाषा की मिली हुई स्थिति थी, आज भाषा की अलग अलग स्थिति बन गई। जैसे मैंने आपका उदाहरण बताया, रामहा गच्छति, राम जाता है। इसमें नाम अलग है, कर्ता अलग हो गया और उसका कर्म अलग हो गया, क्रियापद अलग हो गया। इस प्रकार भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था हो जाती है और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। संरचना यानी उसका ढांचा, उसकी लेखन की पद्धति। उदाहरण के लिए अगर हम देना चाहेंगे तो हम हिंदी और मराठी का और अंग्रेजी का देख सकते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। जैसे मराठी में कर्ता, कर्म और क्रियापद लिखा जाता है, उसी प्रकार हिंदी में भी कर्ता, कर्म, क्रियापद ऐसे वाक्य की पदरचना होती है। वैसे अंग्रेजी में कर्ता, क्रियापद और कर्म अंत में आता है। यानी प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है, अपनी पद्धति होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। इस प्रकार भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अर्जित संपत्ति है, सामाजिक वस्तु है और वह हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इस प्रकार यहाँ भाषा की विशेषताएं समाप्त हो गई। आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।